Hello friends, welcome back to my channel StudyChem Official. So in previous video I have already covered the anilines and their synthesis, their preparations and their reactions. So in today's video we are going to learn about azulines. Okay, so in today's video we are going to learn about azulines, in which we are going to see the introduction part of azulines, synthesis of azulines, properties of azulines and the summary part of azulines. Okay, so but before that, if you haven't subscribed my channel, please subscribe it and press the bell icon so that you will get the notifications of new video. Okay, so let's start the topic. So name azulene. Azulene is derived from the Spanish word that is azul. Okay, azul. Azulene is derived from the Spanish word that is azul, which means is blue. मतलब azul meaning is blue. So azulene is a dark blue color organic compound. Okay, it is an isomer of naphthalene. Okay, basically azulene is a isomer of naphthalene having molecular formula of C10H8. Okay, and it is a completely conjugated non-benzoid fused ring hydrocarbon which is consist of 7 member ring and 5 member ring. Okay, and while naphthalene having 6 member rings. Okay, where the two benzene rings are fused at its ortho position. Okay, so here we have the structure of azulene, in which we have the 7 member ring with the 5 member ring. Okay, combined structure is called as azulenes, whereas naphthalene is the combined structure of two fused benzene rings, okay, which fused at its ortho position. And the IUPAC name of azulenes is bicyclo 530 decapentaene. Okay, this is the IUPAC nomenclature of azulene. So as we can see that the azulene structure is non-benzoid aromatic compound. Why it is non-benzoid? Because it does not have benzene ring. Still non-benzoid हो गया. Since naphthalene has two benzene rings, so benzoid aromatic compound. नॉन बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे? जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी, और बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी. ठीक है, एजुलिन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया है कि एजुलिन के एक स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक 7 मेंबर रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग होती है. वाइल हम नैप्थलीन का स्ट्रक्चर देखेंगे, 6 मेंबर रिंग है दोनों में. ठीक है, फ्यूज होती है ऑर्थो पोजिशन पे. ठीक है, इसका हमारा आयोपेक नेम हो गया बाईसाइक्लो 353O डेकापेंटाइन. ओके, और हम क्या देख सकते हैं कि हमारी जो एजुलिन रिंग है, एजुलिन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है नॉन बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, और जो हमारा नैप्थलीन है वो है बेंजॉइड एरोमेटिक कंपाउंड. अब हम देख लेते हैं कि जो देखो, हमें ये तो पता ही है कि हमारा जो नैप्थलीन है वो नैप्थलीन है या फिर जो एजुलिन है हमारा वो नैप्थलीन का आइसोमर है. ठीक है, तो नैप्थलीन क्या हो गया, वाइल नैप्थलीन इज़ अ बेंजोइन. तो देखो, हमने स्ट्रक्चर देख लिया, नैप्थलीन देख लिया, बेंजोरिन देख लिया. उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि स्टेबिलिटी, हम स्टेबिलिटी देखेंगे इसकी. हमारा जो नैप्थलीन होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है एजुलिन से. क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि नैप्थलीन के जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, तो इसके कंपैरेटिवली एजुलिन के कंपैरेटिवली नैप्थलीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. तो हमारा क्या रूल है कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा कंपाउंड जो है स्टेबल होगा. ओके, तो एजुलिन के हमारे जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन के आते हैं वो 2 बन के आते हैं, वाइल नैप्थलीन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे बन के आएंगे वो 3 बन के आ रहे हैं. तो इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए हमारा नैप्थलीन जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा. इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं. ये है हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ एजुलिन्स. ठीक है, हमारा एजुलिन रिंग है, अगर इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह का बन जाएगा. तो हमारे एजुलिन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे 2 ही होंगे, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा. पर अगर हम नैप्थलीन को देखें तो हमारे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 बन के आ रहे हैं.
जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी एजोलिन्स के कंपेरेटिवली हाई मानी जाएगी, और जो नैफ्थलीन हमारा होगा वो हाईली स्टेबल होगा एजोलिन के कंपेयर में। ठीक है, अब क्या देखते हैं, हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स एजोलिन के बारे में। एजोलिन एक्चुअल में है क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, और स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, और स्टेबिलिटी भी हमने इसके कंपैरेटिवली नैफ्थलीन के कंपेयर में देख ली। ठीक है, नैफ्थलीन के कंपेयर में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसका आइसोमर है तो हमें उसके कंपेयर में देखना पड़ेगा। ठीक है, अब एजोलिन जो है ना नेचुरल प्रोडक्ट होता है, और ये फंक्शन करता है एज अ पिगमेंट इन लाइफ ऑर्गेनिजम्स, लाइक प्लांट हो गए, फंजाई हो गई। ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में ये एज अ पिगमेंट काम करता है एजोलिन जो है। ये कंपाउंड फर्स्ट आइसोलेटेड किया गया था फ्रॉम जर्मन कैमोमाइल। ठीक है, इसको कैमोमाइल प्रोनाउंस कर लो या फिर कुछ भी कर लो, चामोमाइल कर लो, जो भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट आइसोलेट किया गया था जर्मन कैमोमाइल से, एंड लेटर फ्रॉम येरो वर्मवुड एंड अदर प्लांट्स लाइक ऑयली लिक्विड। ठीक है, उसके बाद देखो पहले तो ये आइसोलेट किया गया जर्मन कैमोमाइल से, उसके बाद किया गया येरो वर्मवुड से, और अदर प्लांट्स लाइक ऑयली लिक्विड। ऑयली लिक्विड की तरह ये करा गया था प्लांट्स, मतलब येलो है वर्मवुड से, और काफ़ी सारे प्लांट्स थे उनमें से एज अ ऑयली लिक्विड ये एक्सट्रैक्ट किया गया था या फिर आइसोलेट किया गया था। दिस कंपाउंड इज़ यूज्ड इन स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज अ बायो कलर। ठीक है, ये क्या कैसे यूज़ हो सकता है, इसके यूज़ क्या है, एज ए स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ हो सकता है, एज बायो कलर की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, एज दिस इम्पार्ट्स ब्लू टिंट एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक सोप्स, मॉइस्चराइजर्स। जो सोप और मॉइस्चराइजर्स होते हैं ना, उसमें जो ब्यूटी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजोलिन्स। वो इम्पार्ट करता है ब्लू टिंट, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे आके निकलता है। एंड दिस ऑल्सो रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, कहाँ पे, इन द स्किन टिश्यूज़, एंड ऑल्सो हैज़ द पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। जो हमारे बॉडी में रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमारे फ्री रेडिकल बन के आ रहे हैं, तो उस चीज़ को भी ये क्या करता है, उससे हमें बचाता है, स्किन को प्रोटेक्ट करता है उस चीज़ से। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पोटेंशियल है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का फ्री रेडिकल डैमेज से, या फिर जो आउटर जो हमारे रेडिकल्स लाइक सन रेज वगैरह से, किसी भी तरह, मतलब किसी भी मीन से अगर हमारे रेडिकल्स जो स्किन के कॉन्टैक्ट्स में आ रहे हैं, तो ये एजोलिन जो है उसको रिमूव कर देगा, उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा, और क्या कर देगा, इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन जो होती है वो स्किन टिश्यूज़ की रिमूव कर देगा। आगे हम देखते हैं कि हम सिंथेसिस देखते हैं। ठीक है, अब सिंथेसिस में क्या है, सिंथेसिस इसकी बहुत सारे मेथड से हो सकती है। ठीक है, तो पहला मेथड हम देख लेते हैं एडिपिक एसिड से। ठीक है, फर्स्ट मेथड इज़ एडिपिक एसिड। हम कैसे एजोलिन्स को एडिपिक एसिड से बना पाएंगे, तो फर्स्ट क्या करेंगे, हम 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं एडिपिक एसिड्स के। ये हमारे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एडिपिक एसिड्स। ठीक है, विच कंबाइंड बाय द लॉस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर and 1 molecule of carbon dioxide, resulting in the formation of 6-oxo undecadionic acid. Okay, which अगर देखो 2 एडिपिक एसिड हैं, कंबाइन करेंगे, उसके बाद इन कंबाइन करने के बाद इसमें से क्या रिमूव होगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारा बन के आ जाएगा वो होगा 6-oxo undecadionic acid। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा बन के आ जाएगा। अब इसमें से वापस से हमें एक वाटर मॉलिक्यूल जो है रिमूव करना है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमारा आ जाएगा वो आएगा 2,4-कार्बोक्सी-ब्यूटाइल साइक्लोपेंट 1 एना कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब क्या देखो, ये वाला मॉलिक्यूल हमारा बन के आ गया। फर्स्ट हमने क्या किया, 2 एडिपिक एसिड ले लिए, उसके बाद 2 एडिपिक एसिड ले लिए, उसको कंबाइन करके हमने ये बनाया, जिसमें से हमने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया, ये बन गया। अब इसमें से भी हमें एक वाटर रिमूव करके हमने ये कंपाउंड बना दिया। अब इस वाले में से क्या करना है, हमें अगेन एक मॉलिक्यूल वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव करवा देना है, टू फॉर्म 2,4-कार्बोक्सिल-ब्यूटाइल साइक्लोपेंट 1 एन कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ये हमारा कंपाउंड बन के आ गया, मॉलिक्यूल जो भी आया बहुत बड़ा सा है। ठीक है, तो इसमें से हम एक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करवा के हमारा ये मॉलिक्यूल बन के आ गया, विच क्या कर रहा है, विच रिजल्ट्स इन द
फॉर्मेशन ऑफ 2, 3, 5, 6, 7, 8 हेक्सा हाइड्रो 1H एजुलिन 4 ओन, ये इसका नाम है, लिख लो 2, 3, 5, 6, 7, 8 हेक्सा हाइड्रो 1H एजुलिन 4 ओन, एजुलिन 4 ओन। ओके, अब इसकी जब हम डिहाइड्रेशन करवा देंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, दैट इज हमारा एजुलिन्स। ठीक है, ये हमारा फाइनल हो जाएगा एजुलिन। अब इसके हम डिहाइड्रेशन करवा देंगे, डिहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन दोनों करवाएंगे, हाइड्रोजन भी तो रिमूव हो रहा है, तो डिहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन अगर हम इस मॉलिक्यूल करवा देंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो, क्या आ रहा है, एजुलिन। ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एजुलिन्स फ्रॉम द एडिपिक एसिड। ठीक है, सेकेंड मेथड है हमारा फ्रॉम इंडेन। ठीक है, सेकेंड मेथड हमारा फ्रॉम इंडेन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिंग एक्सपेंशन मेथड। वाई डिड since this is the most widely used method for the azulene synthesis, or in this method the indane और indane derivatives हम बोल सकते हैं is treated drop wise with the ethyl diazoacetate। ये है हमारा डाईइथाइल एजोएसिटेट। ठीक है, इथाइल डाईएजोएसिटेट है हमारा, जो हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, इंडेन के साथ, एट 130 to 135 डिग्री सेल्सियस पे अबाउट 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए करते हैं। बट अपॉन द कंप्लीशन ऑफ एडिशन द टेम्परेचर रेज्ड टू 160 to 165 डिग्री सेल्सियस फॉर सेवरल आवर्स। ओके, सो ड्यूरिंग द प्रोसेस फर्स्ट कार्बन इज जनरेटेड। तो क्या होता है कि हम जब इसको रिएक्ट करवाते हैं, उसके साथ ट्रीट करवाते हैं इंडेन के साथ, तो हमारा क्या होता है कि कार्बीन से हम जो कार्बीन हमारा बन के आएगा रिएक्शन के बाद, उसको हम क्या करते हैं, इंडेन के साथ उसका रिएक्शन करवा देंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन के बाद हमारा क्या होगा, एजुलिन फाइनली बन के आ जाएगा। देखो अब हमारा ये है हमारा इथाइल डाईएजोएसिटेट, ये है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, 130 से लेके 135 डिग्री सेल्सियस पे अबाउट 2 आवर्स के लिए हम इसको ट्रीट करवाएंगे ड्रॉप वाइज इंडेन के साथ। ये है हमारा इंडेन, इसको अभी भूल जाओ कार्बेन को, ये हमारा इंडेन। ठीक है, इसको हमने इसके साथ ट्रीट करवाया, तो यहाँ पे हमारा क्या बन के आ रहा है, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर हमें कार्बीन बनाना है, ठीक है, कार्बीन क्या होता है, जिसपे कार्बन पे मतलब कार्बन पे लोन पेयर अगर होगा और उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो होता है हमारा कार्बन, मतलब इनकम्प्लीट होना चाहिए। जैसे कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो यहाँ पे हमारी कंप्लीट वो वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही है, 2 इधर चले गए, 2 इधर चले गए, 2 यहाँ रह गए। मतलब तुम्हें पता होना कार्बन के ऊपर अगर लोन पेयर है तो वो हमारा हो गया कार्बीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम एक बॉन्ड इधर की साइड चला जाता है हमारा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, ये प्लस साइन आ जाएगा, और इसका जो वो है जो लोन पेयर है वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स। अगर हम इसको देखो, अब N2 जो है रिमूव हो जाएगा और कार्बीन हमारा फाइनली फॉर्म हो जाएगा। अब ये वाला जो कार्बीन है ना, ये इसके साथ इंडेन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इंडेन के साथ रिएक्ट करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, जो होगा हमारा एजुलिन। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, द कार्बीन रिएक्ट करें, कार्बीन फर्दर रिएक्ट विद द डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन ऑफ इंडेन टू फॉर्म द साइक्लोप्रोपेन रिंग। ठीक है, so this carbon react with the double bond of benzene which form the cyclopropane ring. Here we can have 3 structures of cyclopropane ring, क्योंकि इसमें 3 वो हैं डबल बॉन्ड, तो किसी भी डबल बॉन्ड पे जाके अटैक कर सकता है। तो मैंने तीनों की पॉसिबिलिटी ले ली है। तो एक बार यहाँ पे करेगा तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का और इस तरह का, तीनों बॉन्ड पे किसी पे भी जाके कर सकता है। लेकिन हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो एक ही आएगा, वो सेम आएगा सबका। ऑल्दो हमने किसी भी बॉन्ड पे अटैक करवा दिया है, बट हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो हमारा डबल बॉन्ड पे जाके अटैक कर देगा, साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लेगा। उसके बाद क्या होगा, द अनरिएक्टेड इंडेन एंड इथाइल डाईएजोटेट इज डिस्टिल्ड ऑफ, द एडिशन प्रोडक्ट इज डिहाइड्रोजनेटेड यूजिंग पैलिडियम एंड कार्बन। अब देखो यहाँ पे हमारा ये बन गया, तो हमारा जो साइक्लोप्रोपेन है वो इसके साथ रिंग एक्सपैंड कर लेगा बेंजीन के साथ। ठीक है,
जो हमारा बेंजीन के साथ जो हमारा कार्बीन अटैक करा है और साइक्लोप्रोपेन रिंग बनाई है, तो ये इसके साथ इंडल्ज होके अपनी रिंग को एक्सपैंड कर लेगा, ठीक है। ये 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। ये रेड वाला काउंट करना, ये ब्लू वाला बॉन्ड काउंट मत करना, वो गलत है, ठीक है। तो ये हमारी 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग बन जाएगी, ठीक है। और हमें पता ही है कि हमारे एजोलिन में क्या होता है, 7 मेंबर रिंग होती है और एक 5 मेंबर रिंग होती है। 5 मेंबर रिंग ऑलरेडी है हमारे पास, हमें इसको क्या करना है, 7 मेंबर रिंग बनाना है। तो रिंग एक्सपेंशन से हमने इसको 7 मेंबर रिंग बना दिया। अब इसमें क्या है, हमारा ये भी तो ऐड है, COOCH2 CH3 भी ऐड है, इसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। इसको रिमूव करना, इसमें हमारे डबल बॉन्ड लेके आना है। तो ये वाले जो प्रोडक्ट्स हमारे बन के आ रहे हैं लास्ट में रिंग एक्सपेंशन के बाद जो बन के आया है हमारा, उसको हम क्या कर देंगे, एडिशन प्रोडक्ट्स डिहाइड्रोजनेटेड कर देंगे यूजिंग पैलेडियम एंड कार्ब टू फॉर्म द कोरोस्पॉन्डिंग प्रोसेस और मिक्सचर ऑफ एजोलिन कार्बोक्सिलिक एस्टर। फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, मिक्सचर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एस्टर का और एजोलिन का, ठीक है। अगर हम इसको उसके बाद जब हम इसको रिएक्ट करवा देंगे पैलेडियम कार्बन वाटर और एक जो है वो निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमारा आ जाएगा। तो थर्ड हमारा आता है फ्रॉम मिथाइल अमीन डेरिवेटिव, ओके। तो हम मिथाइल अमीन डेरिवेटिव की हेल्प से भी हम एजोलिन को फॉर्म कर सकते हैं, एजोलिन की सिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, दैट इज देमजनो रिंग एक्सपेंशन। इसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो हमारी रिंग एक्सपेंशन इन्वॉल्व होती है, केमिकल रिएक्शन किसके बीच में हो रही होती है, सी ऑक्टाहाइड्रो इंडीन 5L के बीच में और नाइट्रस एसिड और HCl के बीच में हो रही होती है। किस पे हो रही होती है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हो रही है। तो रिएक्शन क्या देती है, हमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देती है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देगी। अब कार्बोकेटाइन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो ये होता है ना डेमजोनो रिंग एक्सपेंशन, ये हमारा कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की हमारी एक नेम रिएक्शन भी है। तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की ही रिएक्शन का मैकेनिज्म फॉलो करके हमारा एजोलिन प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ये हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि CH2 कार्बोकेटाइन बन रहा है विच फैसिलिटेट द रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे इसको क्या करेगा, रिंग एक्सपैंड कर देगा, कार्बोकेटाइन की वजह से हमारा जो है रिंग एक्सपेंशन को फैसिलिटेट कर रहा है ये। और रिएक्शन जो दे रही है, जो रिएक्शन हमारी यहाँ पे बन के आ गई, मतलब रिएक्शन हो गई, हमारा रिंग एक्सपेंड हो गया। तो अब इसकी जो रिएक्शन होगी वो वाटर के साथ होगी। वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा हमारा, ये देगा डेकाहाइड्रोएजुल 5-ओल। इसका नाम है डेकाहाइड्रोएजुलिन 5-ओल, ठीक है। इसको अगर हम नोमेनक्लेचर करेंगे इसका, तो ये नाम आ जाएगा डेकाहाइड्रोएजुलिन 5-ओल। तो ये वाला जो हमारा बन के आ रहा है, इसमें से हमारा हाइड्रोजन चला जाएगा, प्रोटॉन का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन का रिमूवल होने के बाद हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम इसको हाइड्रोजन को इसको दे देंगे, पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे अल्कोहल अटैच हो जाएगा हमारा, ठीक है। अल्कोहल लग जाएगा। तो अल्कोहल जो है हमें क्या करना है, अल्कोहल को इसके बाद हमें क्या करना है, अल्कोहल को हमें ऑक्सीडाइज करवा देना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, जो कि हम यूज़ करेंगे CrO3, ठीक है। इसका हमें ऑक्सीडेशन करवा देना है CrO3 के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्टाहाइड्रोएजुल 5-ओन, ठीक है। हमारा ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन के बाद हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवा देंगे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड क्या है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX ही तो होता है। X क्या है यहाँ पे, हमारा हेलोजन है, I हो गया, Mg है ही, और R हमारा एल्काइल ग्रुप। तो CH3MgI के साथ, जो कि हमारा है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कंपाउंड ये बन के आ जाएगा, जिसका नाम है 5-मिथाइल डेकाहाइड्रोएजुल 5-ओल। इसमें क्या करेंगे, इसका हम एरोमेटाइजेशन करवाने के लिए इसमें वाटर रिमूवल करवा देंगे। हमें इस OH को हटाना है, यहाँ से OH को हटाना है और एरोमेटाइजेशन करवानी है। इसमें बॉन्ड्स भी तो ऐड करने हैं, हमें डबल बॉन्ड ऐड करने हैं। तो इसलिए हम इसको मतलब वाटर को रिमूव करवा के हम इसकी एरोमेटाइजेशन करवा देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन के आ जाएगा 5-मिथाइल एजुलिन, ठीक है। ये हमारा है फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमारा बन के आ रहा है मिथाइल अमीन
डेरिवेटिव से, और जिसको हम ऑल्सो कह सकते हैं विच इज़ ऑल्सो कोल्ड एज Jernau ring expansion which is based on the कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड इसका सिंथेसिस। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे एनुलिन्स की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनुलिन्स? फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, इसका स्टेबिलिटी देख ली, ठीक है, सिंथेसिस देख ली, सिंथेसिस में 3 देख ली, हमारा एडिपिक एसिड से देख लिया, इंडेन से देख लिया, और ये रीअरेंजमेंट वाला कार्बोकेटाइन वाला, ठीक है, जो कि हमारा है Jernau रिंग एक्सपेंशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी? हमारा ये एजुलिन है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, एजुलिन इज़ अ साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल। ये हमारा है साइक्लिक एंड प्लेनर मॉलिक्यूल। अब साइक्लिक भी है और प्लेनर भी है, तो ये हमारा क्या शो कर रहा है? लेकिन हाँ, मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। हमारा जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो उसमें भी ये प्रॉपर्टी शो करी जाती है, ठीक है, बट हमारे हकल रूल भी तो फॉलो होना चाहिए। तो हम देखो हकल रूल देख लेते हैं। अब इसमें हकल रूल क्या कह रहा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। अगर ये फुलफिल करता है कंडीशन, तो हमारा जो कंपाउंड है या जो मॉलिक्यूल है वो हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा 7 मेंबर रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है। दोनों में अगर हम बॉन्डिंग देखें तो कितना बनता है? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन के आ जाते हैं हमारे इसमें। हमारे 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम अगर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे 1 2 डालें, एन की वैल्यू 2 डालें, 4 2 8 + 2, तो टाइप 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे, मतलब हकल्स रूल फॉलो हो रहा है। साइक्लिक है, प्लेनर है, हकल्स रूल फॉलो हो रहा है, और प्लस कंजुगेशन भी है इसमें। तो ये हमारा कंपाउंड क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो हकल रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, तो एरोमेटिक पता चल गया हमें, ये हो गया एरोमेटिक हमारा कंपाउंड, ठीक है। हमारा कंपाउंड क्या हो गया? एरोमेटिक। सेकंड हम देख लेते हैं इसका डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट क्या देखेंगे? इट हैज़ अ सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट। सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है? इसका डाइपोल मोमेंट होगा 1.0 d, ठीक है। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा 1.0 d। वो क्या कहता है? इसका मतलब क्या है? विच सजेस्ट दैट देयर इज एग्जिस्ट अ चार्ज सेपरेशन इन द मॉलिक्यूल। मतलब जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा? कंप्लीट चार्ज सेपरेशन होगा, जिसकी वजह से हमारा डाइपोल मोमेंट क्या बन के आ रहा है? 1.0, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि चार्ज सेपरेशन पूरा है इसमें, चार्ज सेपरेशन है मॉलिक्यूल में, ठीक है। और ईच रिंग अप्रोक्सीमेट्स टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। दोनों रिंग में क्या हो रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन के आ रहा है। आफ्टर द चार्ज सेपरेशन इट इज रिगार्डेड एज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरोमेटिक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन। क्या बोला मैंने? इट इज रिगार्डेड आफ्टर द चार्ज सेपरेशन। जब चार्ज सेपरेशन हो जाएगा तो क्या हो रहा है? इट इज रिगार्डेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरोमेटिक साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन, ओके, एरोमेटिक साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटाइन। दोनों के नाम आ गए ना, 2 रिंग है ना, एक 5 मेंबर रिंग है, एक 7 मेंबर रिंग है। तो जब चार्ज सेपरेशन हमारा शो कर देगा तो हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं एरोमेटिक। तो होगा ही होगा। दोनों कॉम्बिनेशन क्या है हमारा? दोनों एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, कॉम्बिनेशन हो गया। तो इसको हम क्या सकते हैं? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन कह सकते हैं। और इसको हम 7 मेंबर रिंग को क्या कह सकते हैं? साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन। जब ये कैटायन बन गया, ये एनाइन बन गया, तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा? 1.0। क्यों आ जाएगा? चार्ज सेपरेशन की वजह से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट हमने देख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर। देखो अभी देखो, इसका हम एक और चीज़ देख लेते हैं। अब हमारा क्या है ना, जो वैलेंस बॉन्ड टर्म्स होते हैं ना, आयनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ आइलैंड्स इज लाइक रेजोनेंस बॉन्ड। हमारा इसमें कैसे बन के आता है? रेजोनेंस तो हमने दिखा दिया, जैसे फर्स्ट वाले उसमें दिखाया था मैंने, जब इंट्रोडक्शन इसका दिया था कि हमारे इसमें 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे बन के आएंगे। तो आ कैसे रहे हैं वो, ठीक है। अब आयनिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमारे 2 बन के आए थे स्टार्टिंग में, जैसे मैं फर्स्ट वाले में दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये हमारे स्ट्रक्चर बन के आए थे, ठीक है। तो इसमें क्या कर दिया था कि ये वाला बॉन्ड जो है हमारा इधर आ गया था, ठीक है। ये वाला बॉन्ड मेरा यहाँ आ गया था, ठीक है। ये वाला बॉन्ड मेरा यहाँ आ गया था, और ये वाला बॉन्ड मेरा आ गया था यहाँ, ठीक है।
अब रेजोनेटिंग, देखो मैं इसका बता रही हूँ आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एजुलिन, क्या बता रही हूँ, पहली प्रॉपर्टी मेरी हो गई है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, दूसरा प्रॉपर्टी हो गई डायपोल मोमेंट, थर्ड देख लेते हैं हम इसकी आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, आयनिक स्ट्रक्चर क्या बना रहा है। तो देखो मैंने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए थे पहले, ठीक है, अब कैसे इस तरह से बनेंगे, फिर ये इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इस तरह से इधर आ जाएगा, तो यही तो करा था मैंने, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इस तरह से ही ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो हमारा आयनिक स्ट्रक्चर बीच में क्या बनता है वो भी तो देखना पड़ेगा, वही बता रही हूँ मैं, ठीक है। वो हमारा इस तरह का बनता है, ये मेरा आ गया 5, ठीक है, ये मेरा स्ट्रक्चर आ गया। तो मान लो मैंने यहाँ पे वही वाला स्ट्रक्चर जो मैंने पहले अभी बताया था ना आपको, उसी को लेके चल रही हूँ मैं। ये हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ये ठीक है। ये इस तरह का हमारा आयनिक स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। जो बीच में जो हमारा स्ट्रक्चर आएगा, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया 1, ये मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और ये फाइनल जो स्ट्रक्चर बन के आएगा ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद जो आयनिक स्ट्रक्चर का, यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल यही सेम वो बनाने हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज दिखा देना पूरा अंदर से लेके, ये इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये हो गया मेरा आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एजुलिन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूट, ये क्या कैसे एक्ट कर, ये ना ये है इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है इसका रेजोनेंस बॉन्ड में, इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर इन रेजोनेंस बॉन्ड। रेजोनेंस बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारा जो बॉन्ड्स की लोकेशन चेंज होगी, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे वो अपनी जगह से हिल कर दूसरी जगह पर जाएंगे, डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की एक अपनी जगह से दूसरी जगह पे, तभी तो बॉन्ड हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर बन के आएगा, उसके बाद ही तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। तो यही है बस कि जो हमारा बीच में जो जैसे हम कह देते हैं ना रिएक्शन में हमारी ट्रांजिशन स्टेट क्या है, उसी तरह से यही है कि ये हमारा क्या है, आयनिक स्ट्रक्चर ऑफ एजुलिन। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, वो है हमारी आइसोमराइजेशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन हमारी है फोर्थ प्रॉपर्टी। थर्ड आ गई हमारी आयनिक बॉन्ड स्ट्रक्चर, आयनिक बॉन्ड स्ट्रक्चर। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी आइसोमराइजेशन, ठीक है। आइसोमराइजेशन क्या है, एजुलिन कैन बी आइसोमराइज्ड क्वांटिटेटिवली, क्या बोला मैंने, क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी से होगा, क्वांटिटी से उसको आइसोमराइज करा जा सकता है नैफ्थलीन के साथ। कैसे करा जा सकता है, ऑन हीटिंग अबव 350 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। हमारा एजुलिन है, अगर हम इसको क्या करेंगे, हीट कर देंगे अबव 350 डिग्री सेल्सियस। अगर हम एजुलिन का स्ट्रक्चर आप बना लेना, एजुलिन को अगर हम हीट करते हैं 350 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे, तो क्या होगा, लेकिन हम और तो क्या होगा, हमारा नैफ्थलीन बन के आएगा जो कि इसका है आइसोमर, ठीक है। तो हमारा ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है कि हमारा जो एजुलिन है वो नैफ्थलीन का आइसोमर है, और 350 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, प्लस इसमें एब्सेंस ऑफ एयर होना चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा आइसोमराइजेशन इन एजुलिन। उसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आ गई रिएक्शंस हमारी, रिएक्शंस फर्स्ट आ गई इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, सिंस एनुलिन इज अ एरोमेटिक इन नेचर, हैंस it undergoes electrophilic aromatic substitution reactions। किस तरह की होंगी, हेलोजिनेशन, ठीक है। दूसरा हो गया नाइट्रेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और एक्सेट्रा। तो हमारा एजुलिन क्या है, एरोमेटिक है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा,
जिसमें से हैलोजिनेशन दे सकता है, नाइट्रेशन दे सकता है, फिडल का एल्काइलेशन दे सकता है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्रिफरेंशियली इन 5 मेंबर रिंग। मेनली क्या होगा, 7 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग है, लेकिन 5 मेंबर रिंग है ना, 5 मेंबर रिंग, उसमें ज़्यादा प्रेफर करेगा ये देना, ठीक है। सिंस इट इज़ मोर इलेक्ट्रॉन रिच देन 7 मेंबर रिंग, क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, ठीक है। तो द क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन सजेस्टेड दैट, ये तो बहुत मतलब से वो हो गया पंगा सा कि वो इसी की वजह से क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन की वजह से बताते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है 1 पोजीशन पे देता है। जो एजुलिन का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं ना, जो हमारा ये कंसिडर ये एजुलिन का स्ट्रक्चर है, तो 1 पोजीशन पे ये देता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। या फिर हम जैसे कार्बन की पोजीशन, जैसे हम ये 5 मेंबर रिंग है ना, 5 मेंबर रिंग, ये 7 मेंबर रिंग, तो ये वाली जो होती है इस पे देता है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब ये 4, या बताओ बना ही देती हूँ मैं, ये हो गया 4, ये 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 1 वाली पे ज़्यादा रहता है, कार्बन की पोजीशन जिस पे 1 है ना, 1 और 3 पे, ठीक है, उस पर ये ज़्यादा देता है। और रिएक्शन जो हमारी होती है वो 5 और 7 पे भी होती है, 1 और 3 पे होती है, 5 और 7 पे होती है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बन के आता है, मतलब इफ़ेक्टिवली इस पर जाके लग जाते हैं। जैसे कि हम फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन में देख सकते हैं कि एजुलिन जो है एसिटाइल क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में क्या बना रहा है हमारा, 1 एसिटाइल एजुलिन और 1,3 डाई एसिटाइल एजुलिन। रिएक्शन हमारी ये है कि हमारा एजुलिन है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी शो कर रही है फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ एजुलिन, ठीक है। इसमें एजुलिन जो है रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COCl और AlCl3। तो ये हमारे 2 प्रोडक्ट बना के दे रहा है। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट एसाइल एजुलिन, ठीक है। सेकंड है 1,3 डाई एसिटाइल एजुलिन। 2 एसिटाइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं, इसमें 1 एसिटाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, ये एसिटाइल है, ठीक है। तो दिस रिएक्शंस जो होती हैं वो इस तरह की हो जाती है, ठीक है। सेकेंड हमारी रिएक्शन ये देगा बेस के साथ, एसिड और बेस इसके साथ इसमें कैसी रिएक्शंस हो सकती हैं वो हम देख लेते हैं। तो एसिड और बेस के साथ क्या करता है, एजुलिन रिएक्ट डिफरेंटली टू एसिड्स एंड बेस सिंस दे आर नॉट सॉल्युबल इन एल्कली एंड सॉल्युबल इन स्ट्रॉन्ग एसिड। एल्कली में ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में सॉल्युबल है। तो द पॉसिबिलिटी or the solubility in the acid is a valuable one and is employed for the purification and characteristics of azulene. Azulene get protonated in the presence of strong acid which is H3O positive. Okay, at one position this is the one position at one position leading to the formation of azonium ion. This is the azonium ion in ion a derivative of relatively stable cyclopentatrienyl ion, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपिलियम आयन भी कहते हैं। ये हमारा ट्रोपिलियम आयन है जिसको हम क्या कह सकते हैं, साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल आयन, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रोटोनेशन ऑफ एजुलिन। और हमारी 6th प्रॉपर्टी हो गई, ये क्या हो गई, एजुलिन रिएक्शंस विद एसिड एंड बेसिस। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस विद, ठीक है। तो हमने क्या कवर कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन कवर कर लिया, सिंथेसिस कवर कर ली इसकी, और प्रॉपर्टीज़ भी कवर कर ली। और इसमें हमने 2 रिएक्शंस कवर कर ली, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और रिएक्शन विद एसिड एंड बेसिस। अब हम समरी पे चलते हैं। तो हमारी समरी इसमें क्या बन के आ रही है कि एजुलिन जो है नॉन बेंजोइड फ्यूज्ड रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एजुलिन क्या है, नॉन बेंजोइड, यार अब लिख लो, नॉन बेंजोइड फ्यूज रिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और क्या है ये, इट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर रिंग फ्यूज विद द 5 मेंबर रिंग सिंस इट इज लेस स्टेबल देन
नैफ्थलीन ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जो मैंने फर्स्ट वाले उसमें बता दिया था इंट्रोडक्शन में। और क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है, ब्लू कलर का होता है, लिक्विड में होता है, ठीक है, और यूज़ करा जाता है एज अ स्किन केयर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में। और इट ऑल्सो रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन द स्किन टिश्यू, स्किन टिश्यू में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। और क्या करता है, इट हैज़ पोटेंशियल टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम रेडिकल डैमेज, ये भी मैंने बता दिया। और थर्ड हमारा क्या बन के आ रही है समरी इसकी पूरी वीडियो की, एज़ोलीन कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज, प्लांट सोर्सेज से ये हमें आइसोलेट कर सकते हैं इसको। along with the derivatives had been synthesized by various methods, few of them include the कुछ डेरिवेटिव्स इसके हम आइसोलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने सिंथेसिस में करा था, इंडेन से करा था, ठीक है, एडिपिक एसिड से कर लिया था, तो हम इसके डेरिवेटिव्स को आइसोलेट कर सकते हैं रिएक्शंस के थ्रू, जैसे जिसमें हमने सिंथेसिस बताई थी। और इस ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इजीली अंडरगो electrophilic substitution reactions like halogenations, nitrations, Fidelka alkylation reactions and etc. ये हमारी हुई कंप्लीट वीडियो, ठीक है। मैंने कवर कर लिया एज़ोलीन्स, इंट्रोडक्शन, सिंथेसिस, रिएक्शंस एंड देयर समरी, 5 चीज़ें कवर कर लिया मैंने। ओके, तो अगर आपको इस पूरी वीडियो में कहीं भी कोई मिस्टेक नज़र आए ना, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या कुछ इसमें एक्स्ट्रा देना हो, मतलब इतना तो इनफ है, एज़ोलीन के लिए इतना बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, ये काफ़ी है इतना वैसे इनफ। और ठीक है, तो मतलब इसमें कोई मिस्टेक लगी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरी वीडियो को लाइक करना अगर तुम्हें पसंद आए, और आप अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।